हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आपके AARO का जो पेपर था, AARO का जीके और एंटोमोलॉजी, इसके अंदर राजस्थान जीके का आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन क्वेश्चनों को अपन विस्तृत व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी राजस्थान एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, आपका फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, स्पेशली टीचर वाला हो, इसके अलावा आपका पटवारी हो, वीडियो हो, या फिर आपका ग्राम सेवक हो, या इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो CET हो, आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, तो उसके 100+ पेपर तो मैंने RPSC द्वारा लिए गए एग्ज़ामों के हल करवाए हुए। इसके अलावा मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ, RSSB बोर्ड के भी मैंने 100+ पेपर हल करवाए हुए हैं। ठीक है, तो आप इन पेपरों का सॉल्यूशन देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो, यानी मजबूती प्रदान कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि मैंने बेहतरीन व्याख्या के साथ आपको ये पेपर का सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया। दूसरा, आपको वर्तमान पैटर्न RPSC कैसा ले रहा है, RSSB बोर्ड का पैटर्न कैसा चल रहा है। इसके अलावा अगर ये पेपर आप करते हो तो आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया, ऐप से भी बेहतर आपको मैंने जो कंटेंट है उपलब्ध करवाया है। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, आज का पेपर देख लेते हैं। आज के पेपर की शानदार व्याख्या के साथ ज़रूर मैं आपको बताऊँ, बस एक बार आप वीडियो पूरा देखें, समय निकालें। इतने दिन हो गया आप क्लिक करके चले जाते हो, एक बार वीडियो को आप पूरा देखो, फिर वाकई में लगेगा कि यार पहले देखना चाहिए था मेरे को, मैंने अब स्टार्ट किया। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है। अनाज रखने के बड़े मर्दबान गोरे व कोठे राजस्थान की किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा। तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, आहड़ और पीलीबंगा। देखो, इसकी अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आहड़। अब देखो, आहड़ सभ्यता के बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था, कब हुआ था, तो आपको याद रखना, सबसे पहले आहड़ सभ्यता की खोज जो करी थी वो AK व्यास ने करी थी। किसने करी थी भाई? AK व्यास ने। AK व्यास कब करी थी सर, ये भी बता दीजिएगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना 1953 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा उत्खननकर्ता की मैं बात कर लूँ तो RC अग्रवाल ने 1956 में इसका उत्खनन किया था, और HD साकलिया ने 1962 61-62 में HD साकलिया द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। अब देखो, और फैक्ट अपन जान लेते हैं, कौन सी नदी के किनारे मिली था, आपको याद रखना, आयड या बेड़च, दोनों एक ही नदी है। ठीक है, आयड या बेड़च नदी के किनारे ये मिली आपको। दूसरा, इसके उपनाम की बात कर लो तो इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नगरी के नाम से? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे आघाटपुर भी कहा जाता है, आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, आघाटपुर और आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो, आघाटपुर और आघाट दुर्ग के नाम से भी न जाना, और धुलकोट स्थानीय भाषा में से धुलकोट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल देखो, एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है कि धुलकोट कौन सी सभ्यता को कहा जाता था, आपको बिल्कुल याद रखना, धुलकोट। धुलकोट है ना, ऊ की मात्रा है कि धुलकोट जो है वो कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? आपके आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। इसके अलावा देखो, मैं और आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। देखो, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस सभ्यता का जो आपका समृद्धि काल था ना, वो आपको 1900 से 1200 ईसा पूर्व तक बताया। 1900 से 1200 ईसा पूर्व, यानी आहड़ सभ्यता का जो आपका समृद्धि काल रहा है वो 1900 से 1200 ईस्वी तक रहा है। आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, आपको याद रखना। आहड़ सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता आपकी थी। और मैं बात कर लूँ तो देखो, यहाँ के लोग जो मकान बनाते थे उनमें किन ईंटों का प्रयोग करते थे? तो धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सीधा सवाल बनेगा आपका कि धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग कौन सी सभ्यता के लोगों ने किया? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आहड़ वासियों ने किया। किसने किया? आहड़ वासियों ने।
और देखो आहड़ सभ्यता में जो गंदे पानी की निकासी के लिए चक्रकूप पद्धति का प्रयोग किया जाता था। कौन सी पद्धति? देखो चक्रकूप पद्धति। कौन सी पद्धति का प्रयोग करते थे? ये चक्रकूप पद्धति का प्रयोग करते थे। कौन सा? गंदे पानी की निकासी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में बनेगा। कैसा बनेगा कि चक्रकूप पद्धति का संबंध कौन सी सभ्यता से है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो आहड़ सभ्यता से। इसके अलावा देखो मैं बात कर लूँ तो या एक ही घर में एक साथ 6 चूल्हे आपको प्राप्त हुए आहड़ से, ठीक है। यानी इससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो संयुक्त परिवार में रहते थे, ठीक है। सामूहिक भोजन बनाने की जो व्यवस्था है उस पर प्रकाश भी डालता है। इनमें से एक चूल्हा जो था उस पर हथेली यानी मानव की हथेली का छाप भी मिला है, ठीक है। इसके अलावा जैसे सवाल जो पूछा गया था कि भाई अनाज रखने के जो मर्द भांड है गोरे व कोठा का जो संबंध है आपका किससे हो जाएगा? आहड़ सभ्यता से हो जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ से एक मिट्टी की बनी वर्षभ आकृति मिली है जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनासियन बुल। बनासियन बुल के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम में सवाल कैसा बनेगा कि बनासियन बुल का संबंध कौन सी सभ्यता से? आहड़ से है। बनासियन बुल क्या एक वर्षभ की आकृति है जो कि आपको कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखो आपको मैं बता देता हूँ तो यहाँ से आपको यूनानियों की 6 मुद्राएं प्राप्त हुई। कितनी? 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है। उसमें से 3 तो आपकी मोहर है। क्या है? 3 आपकी मोहर है। इनमें से एक मुद्रा पे मैं बात कर लूँ तो त्रिशूल उत्कीर्ण है, जबकि दूसरी मुद्रा पर यूनानी देवता यानी अपोलो का चित्रण है। किसका? अपोलो का चित्रण है, ठीक है, जिसके हाथ में तीर और पीछे तरकस है। और अगर मैं आहड़ सभ्यता के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूँ तो यहाँ से प्राप्त हत्थे के जलपात्र यानी बिना हत्थे के पकड़ने का जो हत्था होता है ना, जैसे अपन जग पकड़ते हैं उसमें हत्था होता है, तो यहाँ से जो प्राप्त हुए बिना हत्थे के जलपात्र प्राप्त हुए। और धूप दानियों से लगता है कि आहड़ सभ्यता के वासियों का संबंध ईरानियों से रहा होगा, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। मैंने पूरा आहड़ सभ्यता आपको बता दिया है। आहड़ सभ्यता जो कि एक ताम्रयुगीन सभ्यता, कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन आपकी सभ्यता है। अब देखो थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर ये जो है आपका उत्तर पाषाणकालीन अवशेष आपको यहाँ से प्राप्त हुए। बूढ़ा पुष्कर आपका अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर। इसके अलावा देखो जायल और डीडवाना या पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए, जबकि बूढ़ा पुष्कर में आपके उत्तर पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तिलवाड़ा की मैं बात कर लूँ तो तिलवाड़ा जो है आपकी ये बालोतरा के अंदर पड़ती, पहले बाड़मेर में पड़ती थी। इसकी खोज की मैं बात कर लूँ तो इसकी खोज जो करी थी किसने करी थी? VN मिश्र ने करी थी 1966 में, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ पीलीबंगा। पीलीबंगा आपके हनुमानगढ़ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने करी है? तो चोपड़ा नामक ग्रंथ की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसकी जो रचना करी थी वो संत मावजी ने करी थी। किसने करी थी? संत मावजी ने। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो चोपड़ा ग्रंथ के बारे में ऐसे फैक्ट मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। आप बड़े से बड़े कोचिंग संस्थान में जाओ तो भी ये फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे। बड़े से बड़ा ऐप खरीद लो उसमें भी आपको ये फैक्ट नहीं मिलेंगे। अगर किसी ने पढ़े हो तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा कि वाकई में आपने कल्पना नहीं की होगी। और पक्का सिलेक्शन वाला कंटेंट, कचरा नहीं, जो से सीधा आपका सवाल बनता है वही कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो देखो मैं बताता हूँ सबसे पहले चोपड़ा ग्रंथ। चोपड़ा ग्रंथ की जो रचना है वो संत मावजी के द्वारा की गई थी, ठीक है। चोपड़ा ग्रंथ जो आपका है कितने भागों में बटा? तो चोपड़ा ग्रंथ आपका 5 भागों में बटा हुआ। कितने भागों में बटा हुआ? 5 भागों। ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको। बस ये कहा कि संगीत राज 5 भागों में बटा, संगीत राज 5 भागों में बटा, लेकिन चोपड़ा ग्रंथ के भी 5 भाग हैं। अब कौन कौन से भाग हैं उन भागों के बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। एक तो है आपका प्रेम सागर। कौन सा सागर? प्रेम सागर। एक है आपका मेघ सागर। कौन सा सागर? मेघ सागर। एक है आपका शाम सागर, ठीक है। एक है आपका रतन सागर, ठीक है। और एक है आपका अनंत सागर। तो इन 5 भागों में आपका चोपड़ा ग्रंथ बटा हुआ है। सीधा सवाल बनेगा कि चोपड़ा ग्रंथ कितने भागों में बटा हुआ? आपका आंसर होगा 5, ठीक है। और इनमें से अगर कोई 4 दे देगा, एक दूसरा सागर लिख देगा, तो फिर आपको पहचानना कि चोपड़ा ग्रंथ का कौन सा भाग नहीं है। तो आपको ये 5 भाग याद रखना है। देखो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड
और रिट की जो तैयारी कर रहे हैं वो तो पक्का जुड़े। अगर उनको सिलेक्शन चाहिए ना तो वाकई में राजस्थान जी के बेहतर से बेहतरीन बनाना कि एक भी सवाल गलत नहीं हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और लाइक करो। मैं आपकी तैयारी इतनी बेहतर करवा दूंगा कि वाकई में आपको लगेगा सर एक बेहतरीन तैयारी आपने करवाई है। तो चोपड़ा ग्रंथ आपका 5 भागों में बटा, प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर और अनंत सागर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो चोपड़ा ग्रंथ जो है ना आपका, चोपड़ा ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा हुआ है। कौन सी शैली में लिखा हुआ, बिल्कुल आपको याद रखना, वाद विवाद शैली में। कौन सी शैली है, वाद विवाद शैली के अंदर आपका चोपड़ा ग्रंथ लिखा हुआ। इसके अलावा चोपड़ा ग्रंथ को दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। ठीक है, दीपावली अभी अभी आपकी निकली है तो दीपावली के दिन आपका चोपड़ा ग्रंथ पढ़ा जाता है। इसके अलावा चोपड़ा ग्रंथ में भविष्यवाणियाँ की गई है। चोपड़ा ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी की गई। देखो सीधा सवाल बनेगा कौन से ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी है, तो आपका चोपड़ा ग्रंथ हो जाएगा। और चोपड़ा ग्रंथ में संत मावजी ने कौन सी भाषा में उपदेश दिए, तो आपको याद रखना है आपकी कौन सी भाषा है, वागड़ी भाषा के अंदर उपदेश दिए। कौन सी भाषा में है, चोपड़ा ग्रंथ आपका वागड़ी भाषा में। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी मैं संत मावजी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मैंने चोपड़ा ग्रंथ आपका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। वाकई में देखो मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन वाकई में मैं आपको एक बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाने वाला हूँ। लेकिन क्या होगा, आपको बस चैनल के साथ जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो आपकी सिलेक्शन है मैं आपके साथ इतनी जमकर मेहनत करूँगा। वाकई में आप नौकरी लेनी है और अपने पढ़ाई के प्रति वाकई में सीरियस हो ना, तो मैं कहूँगा कहीं मत भटको, एक बार हमारे पास आ जाओ। ठीक है, पूरे वीडियो मेरे 200 वीडियो इस चैनल पर बनाए हुए, 200 वीडियो आप देख लो, आप कहोगे सर वाकई में एक बेहतर तैयारी हमसे हो गई है। और मैं कहता हूँ 200 वीडियो के आप शॉर्ट नोट तैयार करो। अगर फर्स्ट ग्रेड बनना है ना, एक बार में अगर आप फर्स्ट ग्रेड नहीं बनना है ना, तो मैं इस चैनल पर पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतनी बेहतर तैयारी मैंने आपको करवा रखी है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो और मेरे साथ जुड़ते हो तो वाकई में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं संत मावजी की। संत मावजी का जो जन्म हुआ वो साबला ग्राम डूंगरपुर में। कहाँ हुआ, आपको याद रखना, साबला ग्राम। साबला ग्राम आपका कहाँ पड़ता है, तो डूंगरपुर में पड़ता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, साबला ग्राम में संत मावजी का मंदिर है। साबला ग्राम में संत मावजी का जन्म हुआ। साबला ग्राम में संत मावजी की जो मुख्य पीठ जो बनी हुई वो साबला ग्राम के अंदर ही है। ये तो आपको सभी बताते हैं, लेकिन आज मैं देखो संत मावजी से रिलेटेड अन्य केंद्र भी आपको बताने वाला हूँ। देखो संत मावजी का एक जो मंदिर बना हुआ आपका कहाँ बना हुआ, तो पुंजपुर में बना हुआ। पुंजपुर डूंगरपुर में आता है, आपका कहाँ आता है, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक मंदिर जो अब संत मावजी का जो बना हुआ पलोदा में बना हुआ। कहाँ बना हुआ, पलोदा में। पलोदा, सर ये पलोदा कहाँ पड़ता है, हमें तो पता ही नहीं, ये बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कि पलोदा जो आपका पड़ता है बांसवाड़ा में। एक आपका संत मावजी का जो छोटा सा मंदिर बना हुआ वो बना हुआ आपका उदयपुर में। कहाँ बना हुआ, उदयपुर में। उदयपुर में एक जगह है उसका नाम है सैसपुर। कौन सा पुर, सैसपुर। यहाँ पर भी आपका संत मावजी का मंदिर बना हुआ। तो संत मावजी के 4 प्रमुख मंदिर मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो आपका साबला ग्राम डूंगरपुर, एक आपका पुंजपुर डूंगरपुर, एक पलोदा बांसवाड़ा, एक सैसपुर उदयपुर। इसके अलावा संत मावजी जो है ना, संत मावजी उन्हें करसण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार, करसण का अवतार माना जाता है। संत मावजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, आपको बिल्कुल याद रखना, निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय का जो संचालन किया वो संत मावजी ने किया है। और संत मावजी को भगवान विष्णु का कल के अवतार माना जाता है। कौन सा अवतार माना जाता है, देखो कल के अवतार माना जाता है भगवान विष्णु का। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, संत मावजी को भगवान विष्णु का कल के अवतार माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट संत मावजी के बारे में जो मैंने बताया बिल्कुल आपको याद रखना है। आरपीएससी जो सवाल पूछता है थोड़ा डीपली पूछता है, आरएसएस बोर्ड इससे भी भयंकर सवाल पूछता है। अगर वाकई में आप अच्छी तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं कहता हूँ आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इलेक्शन के बाद सिलेक्शन, इलेक्शन खत्म होगा, इलेक्शन के बाद आपके एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि 2024 में अगर आपको नौकरी पाना है, इलेक्शन के बाद पक्की जॉब्स आपकी वैकेंसी ज़रूर निकाली जाएगी। भले ही आपकी कांग्रेस आओ या फिर आपकी भाजपा हो, वैकेंसियाँ तो निकालनी पड़ेगी युवाओं के हित में। तो वैकेंसी तो आपकी आनी है, पूरी होनी है। तो आपको आपकी बेहतर तैयारी के लिए अपने रूटीन को फॉलो करो वापस से, ठीक है। और एक बेहतर तैयारी करो, किसी कोने में बैठ जाओ, गायब हो जाओ 6 महीनों के लिए कि लोगों को पता ही नहीं कहाँ गया यार, वो तो दिखता ही नहीं आजकल, है ना।
कहीं ऊपर तो नहीं चला गया, ऐसा बिल्कुल गायब हो जाओ आप लोग। और फिर बेहतर तैयारी करो, रोज़ के 10 से 12 घंटा स्टडी करो। कौन कहता आपकी नौकरी नहीं लगेगी? अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी जॉब पक्की लगने वाली है। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। टॉप 100 रैंकिंग के अंदर आपका स्थान आने वाला है। बस है कि मेहनत करनी पड़ेगी। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो संघर्ष बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको है ना थोड़ा अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी अगर जॉब चाहिए तो। इसके अलावा देखो थोड़ी सी मैं दरियाव जी की चर्चा कर लूँ तो दरियाव जी का जो जन्म हुआ था जैतारण के अंदर हुआ था और इनकी प्रमुख शाखा रेण में है। रामचरण जो कि कौन से संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय के, रामसनेही संप्रदाय इन्होंने चलाया था। और इनकी प्रमुख पीठ जो है आपकी शाहपुरा के अंदर है। ठीक है, रामदास जी की मैं बात कर लूँ तो रामदास जी की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? तो खेड़ापा जोधपुर में। कहाँ है भाई? खेड़ापा जोधपुर में है। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पे की जाती है? तो ईसर ईसरी की जो पूजा आपकी की जाती है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 गणगौर के दिन की जाती है। ठीक है, ईसर यानी आपके शिव भगवान, ईसरी यानी आपकी पार्वती हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? पार्वती। ठीक है, अब देखो मैं गणगौर के बारे में तो आपको थोड़े से अच्छे से फैक्ट बता देता हूँ जो कि शायद आपने पहली बार सुना हो। देखो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण तृतीया तक आपका मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। सॉरी गाइस, सॉरी गणगौर में नहीं होती, वो तो नवरात्रा में होती है आपके। अच्छा हाँ, गणगौर का जो है आपका चैत्र शुक्ल तृतीया हो गया। यानी चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। भगवान शिव और पार्वती की इसमें अखंड प्रेम का पर्व है ये। गण यानी आपका शिव होता है, गौरी यानी आपका पार्वती होता है। गणगौर पूजन देखो आपका चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक किया जाता है। इसमें अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको याद रखना है। इसमें देखो जो कुंवारी कन्याएं होती है वो तो अच्छे पति की प्राप्ति के लिए, और विवाहित स्त्रियां पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए 16 श्रृंगार कर व्रत रखती हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको ये फैक्ट याद रखना होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ। राजस्थान का जो ये गणगौर त्यौहार है ना, ये आस्था, प्रेम और पारिवारिक सौहार्द का महोत्सव है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा देखो ये कितने दिन तक चलता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना गणगौर का त्यौहार आपका 18 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 18 दिन चलता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक प्रत्येक दिन फूल, फल, दूब, पकवान, अंकुरित जौ से शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, बिल्कुल आपको ये फैक्ट याद रखना है। देखो इसमें एक टर्म होती है पाती लाना। पाती कैसे लाई जाती है तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आरपीएससी थोड़ा सा डीप लेवल जाती है और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा सवाल बनाना चाहती है कि भाई यानी लेवल का सवाल जो बहुत डीपली जो किसी नहीं आता, पाती लाना, तो वो पाती लाने का मतलब ये होता कि गणगौर उस समय जो लड़कियां वे स्त्रियां 16 दिन तक जब सुबह जल्दी उठकर बाड़ी बगीचे या खेती पर जाती है तो वहाँ से दूब और पुष्प लेकर आती है, उसे कहते हैं पाती लाना। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा लाए गए दूब से जल या दूध पे छींटे मिट्टी की बनी हुई गणगौर माता को देती हैं। ठीक है, एक होता है आपका गणगौर बिठाने या गणगौर लाना। तो इसका मतलब क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है देखो, गणगौर लाना या गणगौर बिठाना, स्त्री अपने माता पिता के घर या ससुराल में 16 दिन तक गणगौर बिठाती है। इसमें ईसर जी और गणगौर दोनों की काष्ठ प्रतिमाओं को घर में लाया जाता है, क्योंकि गणगौर अकेली नहीं बल्कि सदैव जोड़े के साथ पूजी जाती है। ठीक है, और अपने साथ अन्य 16 कुंवारी कन्याओं को भी पूजन के लिए पूजा की सुपारी देकर निमंत्रण भी दिया जाता है। गणगौर लाने के बाद कोई अच्छा वर देखकर गौर बिंदोरा किया जाता है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना। गणगौर ठंडी करना यानी 8वें दिन ईसर जी यानी शिव जी और अपनी पत्नी पार्वती के साथ अपने ससुराल पधारती है। और उसी दिन सभी लड़कियां कुमार के यहाँ जाती है और वहाँ से मिट्टी के बर्तन और गणगौर की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी लाती है, और उस मिट्टी से ईसरी जी यानी माता गणगौर मालन और छोटी छोटी मूर्तियां बनाती है। जिस स्थान पर ये पूजा, देखो जिस स्थान पर ये पूजा होती है ना, उस स्थान को गणगौर का पीहर माना जाता है। क्या माना जाता है? पीहर। ठीक है, और जबकि
उसी स्थान पर पूजा का विसर्जन किया जाता है, उसे गणगौर का ससुराल माना जाता है। इसे गणगौर ठंडी करना कहते हैं। विसर्जन स्थल गांव का जैसे कुआं हो गया, जोड़, तालाब के अंदर ठंडा किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक होता है व्रत का उजमना या अजूणा। ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ विवाहित स्त्रियां जो इस व्रत का पालन करने से निवृत्त होना चाहती है तो उसको उजुमना या अजूणा करती है, जिसमें 16 सुहागन स्त्रियों को समस्त 16 श्रृंगार की वस्तुएं देकर भोजन करवाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखने होंगे। अब देखो गणगौर जो है ना आपका जयपुर का फेमस है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूँगा। गणगौर आपका कहाँ का फेमस है? जयपुर का। देखो राजस्थान में जयपुर का गणगौर उत्सव सबसे भव्य होता है। इसे देखने के लिए दुनिया में विभिन्न स्थानों के जो पर्यटक जयपुर के अंदर त्रिपोलिया बाजार के अंदर जुटते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम राज परिवार की महिलाएं सिंजारा उत्सव मनाती है। दूसरे दिन गणगौर माता की चांदी की पालकी तैयार की जाती है। यहाँ चौड़ी सीधी सड़कें के दोनों तरफ एक रंग से रंगी इमारतें और उन पर रंग बिरंगी पोशाकों से स्त्री पुरुष गाते बजाते हुए पहले इंतजार में आकर जमा हो जाते हैं। और जयपुर के जनानी ड्योढ़ी यानी राजा के अंतपुर के से राज परिवार की महिलाएं गणगौर की माता की पूजा अर्चना कर जनानी ड्योढ़ी से पालकी में उसे विदा करती है। ठीक है। ये आपको याद रखना। और इसके दूसरे दिन बूढ़ी गणगौर की सवारी निकाली जाती है, वो भी जयपुर में। अब सवाल सीधा बन सकता है कि बूढ़ी गणगौर का संबंध कौन से जिले से है? जयपुर से है। कब निकाली जाती है? गणगौर के दूसरे दिन निकाली जाती है। कब निकाली जाती है? गणगौर के दूसरे दिन। अब इसके अलावा देखो मैं आपको बताता हूँ तो गुलाबी गणगौर जो है आपका कहाँ का फेमस है? देखो गुलाबी गणगौर आपका नाथ द्वारा का फेमस है। कहाँ का? नाथ द्वारा का। ठीक है। आपको याद रखना। बेतमार और धींगा गणगौर। देखो धींगा गणगौर की उत्पत्ति तो आपके उदयपुर में हुई, लेकिन बेतमार और धींगा गणगौर का जो संबंध है वर्तमान वो जोधपुर में है। कहाँ से? जोधपुर से। ठीक है। आपको बिल्कुल याद रखना। तो ये भी साथ के साथ आपको याद रखना। और इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर और कर लेता हूँ। देखो बिना ईसर की सवारी की जो गणगौर आपकी निकाली जाती का जैसलमेर के अंदर, और जबकि ईसर की सवारी के साथ जो निकाली जाती है वो कहाँ निकाली जाती है? बीकानेर के अंदर। बिना ईसर की जैसलमेर में, ईसर के साथ बीकानेर में। बिना ईसर के जैसलमेर में, ईसर के साथ आपके जैसलमेर में। गुलाबी गणगौर आपकी नाथ द्वारा की फेमस है। और धींगा गणगौर उद्गम स्थल तो इसका उदयपुर माना जाता है और वह जोधपुर में मनाई जाती है। बेंतमार का जो संबंध है वो जोधपुर से है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना, यही से आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखो गणेश्वर के टीले की अगर मैं बात कर लेता हूँ यानी गणेश्वर सभ्यता की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहले मध्य पाषाण संस्कृति से, पुरापाषाण संस्कृति से, ताम्र संस्कृति से, नवपाषाण संस्कृति से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी जानते होंगे कि ताम्र संस्कृति से, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता को सभी ताम्र सभ्यताओं की जननी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखो मैं आपको गणेश्वर सभ्यता के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको देखो गणेश्वर सभ्यता जो है ना आपकी, ये अब आपके नीम के थाना जिले में हो गई है। ठीक है। इसकी लोकेशन चेंज हो गई है। पहले ये चीज़ आपको याद रखनी, क्योंकि अपन जब भी पढ़ेंगे नए फैक्टों के साथ पढ़ेंगे। जो भी पेपर पुराने पेपर हल करेंगे नए फैक्टों के साथ करेंगे, जिससे आपकी नई राजस्थान जीके भी क्लियर हो जाएगी। दूसरी मैं बात कर लूँ तो देखो कौन सी नदी पे मिली ये सभ्यता, तो आपको याद रखना कांतली नदी पर मिली। कौन सी नदी पे मिली? कांतली नदी। कांतली नदी जो कि खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। अब इसके अलावा देखो मैं आपको और आपके गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो सीधे एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है। गणेश्वर के उत्खनन के समय जिस सभ्यता के अवशेष मिले हैं वे 2800 ईसा पूर्व के थे। कब के थे भाई? 2800 ईसा पूर्व के थे। ठीक है। आपको याद रखना कितने ईसा पूर्व के थे? 2800 ईसा पूर्व के आपके थे। देखो इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन किया था वो R.C. अग्रवाल ने किया था। किसने किया था भाई? R.C. अग्रवाल ने 1977 के अंदर। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से प्राप्त जो ताम्र आयुध है और उपकरणों में तांबे की मात्रा 99% तक थी भाई। कितनी? 99% तांबे की मात्रा थी। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। इससे ये सिद्ध होता है कि गणेश्वर में तांबा की मात्रा प्रचुरता से पाई जाती थी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में तांबे की आपूर्ति जो होती थी वो गणेश्वर सभ्यता से होती थी भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। सवाल सीधा बनेगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में तांबे की आपूर्ति राजस्थान की कौन सी सभ्यता से होती थी? तो वो गणेश्वर सभ्यता से होती थी।
इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन जो कि यहाँ से बार बार एग्जाम्स में बनता है और वापस से रिपीट होगा कि कौन सी सभ्यता के भवन निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया गया। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता में जो है आपका कौन से पत्थरों का यूज़ किया जाता था मकान बनाने के लिए, भवन निर्माण के अंदर पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मैंने आहड़ में बताया आपको धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि गणेश्वर सभ्यता में आपका पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। और गणेश्वर सभ्यता को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, सभी भारत की जो ताम्र सभ्यता है उनकी जननी जो माना गया वो गणेश्वर सभ्यता को आपका माना गया है। बिल्कुल आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि याद रखने होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित में से किस जिले में साबरमती वाकल नदी बेसिन का विस्तार है। तो इसका अपन सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर आपका क्या होने वाला है तो चेक कर लेते हैं। डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो पांचवे का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। देखो साबरमती नदी कौन से ज़िले से निकलती है, अगर इतना आपको पता है तो बेसिन का विस्तार भी पता होगा भाई, जहाँ से निकलती है वही तो इसका बेसिन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। अब देखो मैं आपको शानदार फैक्ट बताता हूँ, ऐसा फैक्ट शायद आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। देखो राजस्थान के अंदर साबरमती बेसिन की मैं बात कर लूँ तो साबरमती का बेसिन एक तो आपका राजस्थान में फैला हुआ, एक तो राजस्थान, दूसरा आपका गुजरात। ठीक है, 2 राज्य के अंदर आपकी साबरमती नदी बहती है। ठीक है, राजस्थान में तो बहुत कम है, गुजरात की मुख्य नदी है। अब देखो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो बेसिन है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था आपको याद रखना, 21,674 वर्ग किलोमीटर में आपका साबरमती नदी बेसिन का विस्तार है। ठीक है, इसकी जिसकी अधिकतम लंबाई और चौड़ाई 300 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई तो 300 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी 150 किलोमीटर है। बेसिन उत्तर और उत्तर पूर्व में अरावली की पहाड़ियों से कच्छ के रण से घिरा हुआ, अरावली की पहाड़ी और कच्छ के रण से घिरा हुआ, जबकि पश्चिम में और दक्षिण में खंबात की खाड़ी से। बेसिन का आकार लगभग त्रिकोणीय है, जिसका आधार साबरमती नदी और शीर्ष बिंदु वात्रक नदी इसका स्रोत माना जाता है। अब देखो इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो नदी है ना कहाँ से निकलती है। ठीक है, अब देखो ये जो नदी है आपकी कहाँ से निकलती थी, ये निकलती है आपकी कोटड़ी की पहाड़ी, गांव तेपुर। कौन सा गांव, गांव तेपुर। गांव तेपुर और कोटड़ी की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात कर लो तो 371 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, कहाँ गिरती है तो खंबात की खाड़ी में ये आपकी गिरती है। और इस नदी के तट पे आपके एक तो गुजरात का डीसा और अहमदाबाद जो है, सॉरी डीसा नहीं, अहमदाबाद जो है इस नदी के आपके किनारे बसा हुआ है। अब देखो इसकी सहायक नदियाँ ना बार बार आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो दाई किनारे से जो नदियाँ मिलती है, एक तो आपकी सही होगी, एक आपकी सीरी नदी, सही नदी, सीरी नदी। सीरी नदी का तो नाम पहली बार सुना होगा आपने, और धमनी नदी। ये जो 3 नदियाँ है, सही, सीरी और धमनी नदी, ये नदी जो दाई किनारे से मिलती है, जबकि बाएं किनारे से मिलने वाली जो नदियाँ वो बार बार एग्जाम्स में आपका पूछा गया। एक तो वाकल हो गया, एक आपका कौन सा हतमती हो गया, वाकल हतमती, एक आपका मैसवा हो गया, वाकल हतमती मैसवा, एक आपका वैत्रक हो गया, कौन सा, वैत्रक, वैत्रक नदी हो गया। ठीक है, तो ये जो नदियाँ है ये साबरमती के जो साबरमती नदी में मिलती है, ये कौन से बाएं तट से मिलती है, यानी बाएं किनारे से मिलने वाली जो नदियां हैं ये आपकी वाकल, मैसवा, हतमती और वैत्रक है। जबकि प्रमुख बांध की अगर मैं बात कर लूँ तो इस नदी पे जो बना हुआ वो धरोई बांध बना हुआ। कौन सा बांध बना हुआ, धरोई बांध इस नदी के ऊपर आपका बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल सामने है, तो इस क्वेश्चन को अपन अच्छे से देखते हैं। सावंत सिंह का संबंध किस चित्र शैली से है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। आप सभी जानते हो सावंत सिंह का जो संबंध है वो किशनगढ़ शैली से। किससे है भाई, किशनगढ़ शैली से। ठीक है, इन्हीं को ही नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है ना, वो सावंत सिंह के काल को ही स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको ये फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ मोर ध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार ने रसिक
बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया है, जबकि मोरध्वज निहाल चंद ने रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्र भी बनाया, जिसे क्या कहा जाता है, बनी ठनी के नाम से जाना जाता है। अभी बार बार यहाँ से आपका सवाल बनता है, बनी ठनी, ठीक है। और एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। अभी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है, बनी ठनी को कहा जाता है। किसने कहा, तो ये आपको याद रखना, एरिक डिक्सन ने कहा। किसने कहा भाई, एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है। बिल्कुल आपको ये फैक्ट याद रखना। अमीर चंद एक जो चित्रकार है किशनगढ़ शैली का, उसने एक चित्र बनाया था जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो, तो आपको याद रखना है कौन सा चित्र, तो कौन सा चित्र बनाया था, चांदनी रात की संगोष्ठी। कौन सा चित्र, चांदनी रात की संगोष्ठी। तो चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र के जो चित्रकार है वो कौन है, अमीर चंद है। ये आपको याद रखना। देखो, इसी बनी ठनी शैली की मैं बात कर लूँ ना, 1973, कब, 1973 के अंदर, 1973 के अंदर 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया था। ठीक है, कितने पैसे का, 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, 1973 में किया गया था। कब किया गया था, 1973 के अंदर आपका किया गया था। इसके अलावा देखो, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है ना आपका, डॉक्टर फैयाज अली और डॉक्टर एरिक डिक्सन को जाता है। किसको जाता है, डॉक्टर फैयाज अली, डॉक्टर एरिक डिक्सन को जाता है। और इस शैली में सबसे ज़्यादा नारियल के पेड़ आपको मिलेंगे। नारियल के पेड़ों का जो चित्रण मिलेगा आपको, वो कौन सी शैली में मिलेगा, किशनगढ़ शैली के अंदर आपको सर्वाधिक चित्रण मिलेगा नारियल के वृक्षों का। इसके अलावा देखो, इसी शैली में किशनगढ़ का जो गोंदोलाव तालाब है उसका भी चित्रांकन किया गया है। इसके अलावा छोटू सिंह, बदन सिंह, इनका जो संबंध है वो आपको किशनगढ़ शैली से ही इनका संबंध है। इसके अलावा देखो, थोड़ी सावंत सिंह के बारे में बता देता हूँ। किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह अंतिम समय में राजपाट छोड़कर वृंदावन चले गए थे। कहाँ चले गए थे, वृंदावन, और यही इनकी मृत्यु हुई थी। यही सवाल आपका एग्जाम में पूछा हुआ। और उन्होंने अपना नाम नागरीदास रखा और नागर समुच्चय नामक काव्य रचना की थी उन्होंने। ठीक है, कौन सी, नागर समुच्चय, आपको बिल्कुल याद रखना, नागर समुच्चय। ये सवाल एग्जाम्स में आपका पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना कौन सा समुच्चय, तो नागर समुच्चय की जो रचना करी थी वो नागरीदास ने करी थी। इसके अलावा देखो, मैं अगर किशनगढ़ शैली की विशेषताओं की बात कर लूँ तो कांगड़ा शैली का प्रभाव है। नारी सौंदर्य का सबसे अधिक चित्रण किया गया और हाशिए में हल्का गुलाबी रंग भरा जाता था इसके अंदर। दूसरा, सफ़ेद और गुलाबी रंगों का प्रयोग अधिक किया गया और नारी के चित्रों में नाक में एक आभूषण बनाया जाता है जिसे वेसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेसरी या फिर बेसरी। ठीक है, दोनों ही नाम आपको मिलेंगे। तो बेसरी का जो सर्वाधिक चित्रण हुआ है वो भी आपका किशनगढ़ शैली के अंदर हुआ, जो कि महिला के नाक का एक आभूषण है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। इस क्वेश्चन का मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये लो, निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 7 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, और ये पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी आपकी 2012 के अंदर हुई थी। कब, 2012 के अंदर हुई थी, आपको बिल्कुल याद रखना। और हिम्मताराम बांबू को 2014 वसुंधरा राजे सरकार के समय ये पुरस्कार आपका दिया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, राजस्थान में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। तो 8वें क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जायका जापान। अब देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपको बिल्कुल याद रखने हैं। देखो, राजस्थान के अंदर जायका से संचालित कितनी परियोजनाएं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ जो आपको बिल्कुल याद रखना। देखो, एक तो आपकी जिसमें जायका का सहयोग है ना, वो सारी योजनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। ये कई बार आरपीएससी ने ये सवाल पूछा आपका, तो आपको बिल्कुल याद रखना। एक तो है आपका, देखो, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। ठीक है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। दूसरी, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरोसिस निराकरण योजना। ठीक है, कौन सा, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस। ठीक है,
राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। तीसरी जो हो जाएगी आपकी राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। इन तीनों परियोजना के अंदर जो आपका सहयोग है वो जाइका का है। ठीक है, किसका है? जाइका का है। बिल्कुल आपको याद रखना, जाइका का पूरा नाम जो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, वापस से मैं बता देता हूँ, जाइका का जो सहयोग है 3 परियोजना में प्रमुख है जो कि राजस्थान में संचालित है। कौन कौन सी? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, दूसरी राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, तीसरी राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। इन तीनों का संबंध जाइका से है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, और विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान में कौन सी परियोजनाएं चल रही है आपकी। तो विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान में जो परियोजना चल रही है वो 4 परियोजनाएं हैं। तो चारों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको याद रखना। एक तो है आपका राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, दूसरा राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, तीसरा राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध के सुदृढ़ीकरण परियोजना, चौथा राजस्थान परियोजना जिसमें राज्य के राजस्व प्रशासन में दक्षता बढ़ाने हेतु। ये 4 परियोजना में आपका विश्व बैंक का योगदान है। और एशियाई बैंक के योगदान की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें देखो, इसमें भी आपके 5 परियोजनाएं हैं मुख्य मुख्य। कौन कौन सी है तो मैं बता देता हूँ। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम ट्रेंच 1 और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम ट्रेंच 2, 2 कार्यक्रम हो गए, 2 परियोजनाएं हो गई। तीसरी परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तीसरी। चौथी की मैं बात कर लूँ तो जयपुर मेट्रो रेल लाइन फेज बी, और 5वीं की मैं बात कर लूँ तो राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। इनका जो संबंध है आपका एडीबी से है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके अलावा देखो एक जो परियोजना है आपकी एमपी पावर, ये बार बार पूछी जाती है, और इसमें जो सहायता दे रहे हैं एक तो आईएफएड, ठीक है, आईफेड, देखो मैं लिख के बता देता हूँ, आईफेड और रतन टाटा। ठीक है, रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये आपकी चलाई जा रही है। ठीक है, एम पावर पश्चिमी राजस्थान के अंदर। आईफेड का जो पूरा नाम है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश प्रोजेक्ट किसकी सहायता से चल रहा है? एडीबी की सहायता से चल रहा है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा पुनर्गठित जोधपुर जल प्रदाय योजना के अंदर जो किसकी सहायता मिल रही है तो एएफडी। ये एएफडी क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, एजेंसी फ्रैंकेज डी डेवलपमेंट की सहायता से। और राजस्थान सड़क क्षेत्र में आधुनिकरण योग परियोजना में कौन सहायता दे रहा है तो आपको याद रखना, विश्व बैंक सहायता दे रहा। कौन दे रहा? विश्व बैंक आपकी सहायता दे रहा है। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ, रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना के अंदर जो सहयोग है वो एनडीबी का है। सर ये एनडीबी क्या है? एनडीबी यानी आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, बिल्कुल आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। तो जितने भी बाह्य सहायताएं जिस योजना में आपको मिल रही है वो सारी मैंने आपको बता दिए। एक बार वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर देखना, उस सारों के नोट्स बनाना। आरपीएससी हर एग्ज़ाम में यहाँ से आपका सवाल उठाती है। मैं तो कहता हूँ अब तो आरएसएस भी बोर्ड भी यहाँ से सवाल बनाने लगा। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना। आपको ज़रूर इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध के बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ये आपको बताना है। तो देखो इसके बाद इसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो इसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तरुण राजस्थान, राजस्थान रंग राजस्थान और राजस्थान केसरी। तो 9 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा तो आपको बिल्कुल याद रखना, तरुण राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं आप सबसे पहले तो नवीन राजस्थान के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, देखो नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक ने, किसने? विजय सिंह पथिक ने 1921 में अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। कुछ समय बाद किसी कारणों से ये बैन हो गया था। उसके बाद 1923 के अंदर 1923 में इसी पत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तरुण राजस्थान आपका कर दिया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना। इसके अलावा देखो थोड़ी सी मैं राजस्थान केसरी की बात कर लेता हूँ। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है 1920 में, कब, याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसे फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे।
वाकई में मेरा चैनल बहुत छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, 1000 सब्सक्राइबर है बस, इससे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मेरा कोई ऐप नहीं है, मैं कहीं से नहीं कमाता हूँ, बस ये सब आपके हित के लिए है और बिल्कुल निस्वार्थ मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा कोई ऐप नहीं है, कोई PDF नहीं बेचता हूँ मैं तो आपको कहूँगा कि मेरा ऐप खरीद लो। तो इसलिए कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, वाकई में आपको मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। एक बार में अगर आप चाहते हो कि मैं फर्स्ट ग्रेड बन जाऊं तो सच में चैनल के साथ आप जुड़िए, बेहतर आपकी मैं तैयारी करवाने वाला हूं। तो मैं चर्चा कर रहा था राजस्थान केसरी पर। किस पे चर्चा कर रहा था? तो आपको बिल्कुल याद, राजस्थान केसरी 1920 में वर्धा से विजय सिंह पथिक के द्वारा शुरू किया गया था, एक राजनीतिक साप्ताहिक समाचार पत्र था। जबकि इसमें जो वित्तीय सहायता जो मिलती थी ना, वो श्री नारायण चौधरी और जमुनालाल बजाज के द्वारा वित्तीय सहायता मिलती थी। और बिजोली आंदोलन की जो आवाज़ उठाई थी वो भी आपके राजस्थान केसरी समाचार पत्र के माध्यम से उठाई गई थी। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, देखो नवज्योति समाचार पत्र। कौन सा? नवज्योति समाचार पत्र। तो ये नवज्योति समाचार पत्र 2 अक्टूबर 1936 ईस्वी में श्री राम नारायण चौधरी द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाने वाला साप्ताहिक पत्र था। बाद में से दुर्गा प्रसाद चौधरी ने इसका काम संभाला था। अब ये समाचार पत्र दैनिक नवज्योति के नाम से निकलता है। इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपके राजस्थान समाचार की। तो राजस्थान समाचार आपका 1889 ईस्वी में अजमेर से मुंशी समृद्धान के संपादन में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। इसके अलावा एक आपका अखबार है प्रजा सेवक, जो कि अभी वर्तमान में आपका यहाँ से सवाल पूछा गया और वापस से रिपीट होगा ये सवाल, देखना। प्रजा सेवक समाचार पत्र जो जोधपुर में श्री अचलेश्वर प्रसाद द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और इसी अखबार में प्रजा सेवक में सागरमल गोपा की आवाज़ उठाई गई थी, ठीक है। जो इन पर अत्याचार हुए थे तो उनकी जो आवाज़ उठाई गई थी, जिनका भंडाफोड़ किया गया था, वो प्रजा सेवक अखबार के द्वारा ही आपका किया गया था। अब देखो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अखंड भारत समाचार पत्र जो कि जयनारायण व्यास का समाचार पत्र जो मुंबई से प्रकाशित होता था। कल मैंने आपको बताया था पीप समाचार पत्र जो कि अंग्रेजी का है, वो भी आपका किन का है? वो जयनारायण व्यास का था। पीप आपका दिल्ली से प्रकाशित होता था। कल मैंने गलती से अगर मुंबई बोला तो आप उसको सुधार कर लेना। पीप तो आपका दिल्ली से निकलता था और अखंड भारत आपका मुंबई से निकलता था। एक इनका समाचार पत्र और है आगे बाण नाम से, ये भी जयनारायण व्यास के द्वारा ही निकाला जाता था, ब्यावर से। कहाँ से? ब्यावर से निकाला जाता था 1932 में। मारवाड़ी जनता में राजनीतिक जागृति लाने के लिए इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। इसके अलावा एक है आपका राजस्थान नाम समाचार पत्र है, तो ये जो निकाला जाता था ब्यावर से ऋषिदत्त मेहता द्वारा। किसके द्वारा? ऋषिदत्त मेहता के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा एक आपका समाचार पत्र है जय भूमि, आपने पहली बार सुना होगा ये तो, जय भूमि। देखो इसका प्रकाशन आपके जयपुर से होता था, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? 1940 से गुलाबचंद काला के द्वारा। एक आपका जयपुर समाचार, इसका जो आपका प्रकाशन होता था सितंबर 1942 में। कब? सितंबर 1942 के अंदर। और श्यामलाल वर्मा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? वापस से लिखना, मैं बता रहा हूँ आपको, जयपुर समाचार जो कि 1942 से में निकला था, श्यामलाल वर्मा द्वारा प्रारंभ किया गया है। एक आपका है लोकवाणी जो कि एग्जाम में पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है, बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। लोकवाणी समाचार पत्र पंडित देवी शंकर तिवारी के संपादन में स्वर्गीय जमुनालाल बजाज की स्मृति में जयपुर से 1943 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा एक आपका देश हितैषी समाचार पत्र है जो कि मुंशी मुन्नालाल शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया अजमेर से। एक आपका त्याग भूमि है जो कि हरिभाऊ उपाध्याय का। ये त्याग भूमि भी एग्जाम में बना हुआ है, आरपीएससी ने कई बार त्याग भूमि से पूछा है। त्याग भूमि समाचार पत्र 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? जालोर के चौहान की कुल देवी निम्न में से है, कौन है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आशापुरा माता। देखो आज मैं जितनी भी कुल देवियाँ वो सारी कुल देवियाँ आपकी क्लियर करने वाला हूँ। देखो सारे राजवंशों की जो भी आपकी कुल देवियाँ वो सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? तो नागनेची माता है। कौन है भाई? कौन सी माता? नागनेची माता, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी, ठीक है। इसके अलावा बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी भी आपकी नागनेची है, ठीक है। इसके अलावा शाकंभरी माता जो है ये सांबर और अजमेर के चौहानों की कुल देवी है भी, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है।
तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लो, कौन सी माता? शाकंभरी माता, अजमेर और आपके सांबर के चौहानों की कुल देवी है। जबकि नाडोल के चौहानों की कुल देवी की बात कर लूँ तो वो भी आपकी आशापुरा माता ही। कौन सी माता है? आशापुरा माता। इसके अलावा मैं और बात कर लूँ तो देखो, ये आशापुरा जो मैंने बताया, पहले आशापुरा तो आपकी जालोर वाली थी, दूसरी आशापुरा आपकी नाडोल वाली थी, एक आशापुरा माता और है जो कि बिस्सा जनजाति की कुल देवी है। कौन सी जनजाति? तो आपको देखो मैं लिख के बता देता हूँ, बिस्सा जाति की कुल देवी आशापुरा पोकरण जैसलमेर वाली। ठीक है, एक अब मैंने जो आशापुरा बताई वो तो आपके जालोर के होगी, महोदरी आशा भी उसे कहा जाता है, जो जालोर के आपके सोनगढ़ चौहानों की कुल देवी। एक है आपकी संवागिया माता जो कि जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी। कौन सी माता? संवागिया माता की बात कर रहा हूँ, जो कि जो आपके जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है उनकी कुल देवी। एक है आपकी बाण माता जो कि सिसोदिया, उदयपुर की जो सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। कौन सी माता? बाण माता। कई बार देखो कुल देवी से आपके सवाल पूछे जाते हैं, मैं कहता हूँ बार बार कई बार पूछे गए, तो आज ये सारी आप कुल देवी क्लियर कर लो। कभी भी अगर आपका एग्जाम में सवाल बने तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना, काला गोला करना है, बिल्कुल राइट कुल देवी पर। ठीक है, एक आपकी है संचयाय माता जो कि ओसवाल जनजाति की कुल देवी। कौन सी जनजाति की? ओसवाल जनजाति की कुल देवी। एक मैं बात कर लेता हूँ आपकी ज्वाला माता जो कि खंगारोथ कच्छावा राजपूतों की कुल देवी है। ठीक है, एक आप मैं बात कर लेता हूँ लटियाल माता जो कि कल्ला जनजाति की कुल देवी। एक आपकी त्रिपुर सुंदरी जो कि पांचाल जाति की कुल देवी। कौन सी? पांचाल जाति की कुल देवी है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ जयपुर के कच्छावा राजवंश की कुल देवी, तो जमवाय माता है। कौन है? जमवाय माता। ठीक है, एक मैं बात कर लेता हूँ करौली के यादवों की कुल देवी। कौन सी? यानी यदुवंशियों की कुल देवी, तो कैला देवी है। कौन है? कैला देवी। इसके अलावा मैं बताता हूँ तो आपको सीरवी जाति की कुल देवी कौन है? तो आई माता। सीरवी जाति की कुल देवी कौन सी माता है? तो आई माता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। ये जितनी भी कुल देवी इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको सारी करवा दी थी है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और कोटा राजवंश की जो कुल देवी कौन सी माता है? तो बधाना माता। कौन सी माता हो जाएगी? बधाना माता। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देख लेते अपन कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, घोड़ी गीत वर्ण निकासी के समय गुड़ चढ़ी की रस्म के समय किया जाता है। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय किया जाता है। जल्ला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन के समय किया जाता है। और रसिया गीत ये होलिका उत्सव पर किया जाता है। तो देखो, घोड़ी गीत जब बारात आपकी निकलती है ना, जब जो वर होता है वो घोड़ी पर बैठता है उस समय की जाती है, तो बिल्कुल सही है ये तो आपका। जच्चा गीत जो है ये बालक का जब जन्म होता है, जब आपका जच्चा या होलर गीत गाया जाता है। ठीक है, अब जल्ला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन के समय नहीं गाया जाता। जल्ला गीत तो देखो जब बारात आती है ना, तो जब जो वधू की जो सहेलियाँ होती है उनको देखने के लिए जाती है, तब ये आपका जल्ला गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? जल्ला गीत गाया जाता है। और रसिया गीत आपका होलिका उत्सव पर बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो 12 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ताल छापर चूरू में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत कम बच्चे ही से जानते होंगे कि वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ताल छापर चूरू के अंदर है। कहाँ है? ताल छापर चूरू में। जोड़बीड़ बीकानेर की मैं बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना, अश्व अनुसंधान केंद्र आपका जोड़बीड़ बीकानेर में। सैम जैसलमेर की बात कर लूँ तो राजस्थान की सबसे कम वर्षा जो होती है 5 सेंटीमीटर से भी कम, तो वो क्या होती है? सम जैसलमेर में। बिलाड़ा जोधपुर में देखो एक माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं कि भाई कौन से ग्रंथ की जो रचना महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं की गई है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, संगीत राज महाराणा कुंभा का है, बिल्कुल सही है, 5 भागों में बटा हुआ है। संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा का है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है।
सूड प्रबंध ये भी आपका महाराणा कुंभा का। लेकिन संगीत रत्नाकर ये वाला जो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। संगीत रचनाकर के जो रचनाकार है कौन है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है संगीत रत्नाकर किसके द्वारा आपका लिखा गया। तो संगीत रत्नाकर आपके सारंग देव के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? सारंग देव के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं कुछ संगीत ग्रंथों की आपसे चर्चा करना चाहूँगा। एक आपका है श्रृंगार हार। कौन सा हार? श्रृंगार हार। ये जो ग्रंथ है किनका है? ये हमीर देव चौहान जो कि रणथंभौर के शासक थे ना, उनका ग्रंथ है। एक है आपका संगीत राग कल्पद्रुम। ये किसने लिखा है? तो कृष्णानंद व्यास ने लिखा है। किसने लिखा है? कृष्णानंद व्यास के द्वारा आपका लिखा गया। कौन सा ग्रंथ? संगीत राग कल्पद्रुम। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ राग मंजरी। राग मंजरी कौन सा? राग मंजरी। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपका एक हो गया कौन सा? राग माला। एक तो हो गया आपका राग मंजरी, एक हो गया आपका रागमाला। ये दोनों ही संगीत ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखे गए? तो पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखे गए। किसके द्वारा? आपको याद रखना, पुंडरीक विट्ठल के द्वारा। पुंडरीक विट्ठल ने ये दोनों ही ग्रंथ लिखे हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है। और कल मैंने एक आपको ग्रंथ बताया था फूल मंजरी। तो फूल मंजरी जो ग्रंथ है वो किनका है? तो मतीराम का है। ठीक है। और ये आपका राग मंजरी आपका पुंडरीक विट्ठल का है। अब देखो इसके अलावा मैं आपको और संगीत ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक है आपका कौन सा? देखना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना कौन सा ग्रंथ है। तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ जो कि एग्ज़ाम में भी बन सकता है। अनूप। देखो अनूप संगीत विलास। कौन सा हो गया भाई? अनूप संगीत विलास। ठीक है। एक हो गया का अनूप संगीत रत्नाकर। कौन सा? अनूप संगीत रत्नाकर। एक आपका हो गया अनूप राग सागर। कौन सा हो गया? अनूप राग सागर। और एक आपका जो हो गया अनूपा कुंस। कौन सा हो गया? अनूपा कुंस। ठीक है, अनूपा कुंस। और एक अनूप रागमाला। कौन सा? अनूप रागमाला। ये जो पांचों ग्रंथ मैंने आपको बताया ना, ये पांचों ही ग्रंथ पंडित भाव भट्ट के। किसके हैं भाई? पंडित भाव भट्ट के हैं। किसके हैं? पंडित भाव भट्ट। कौन सा भट्ट? भाव भट्ट। ये पांचों ग्रंथ पंडित भाव भट्ट के और पांचों का संबंध संगीत से। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ अगर आपने अच्छे से नोट नहीं किया तो। अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप राग सागर, अनूपा कुंस, अनूप रागमाला। ये पांचों ग्रंथ जो है पंडित भाव भट्ट के। इसके अलावा देखो मैं आपको एक और ग्रंथ बताता हूँ, संगीत विनोद। कौन सा है भाई? संगीत विनोद। संगीत विनोद ये जो ग्रंथ है आपका, ये राय सिंह का है। बीकानेर के जो शासक थे ना, सॉरी राय सिंह नहीं, अनूप सिंह, इन्होंने खुद लिखा था। ये अनूप सिंह का है। ठीक है। और एक आपका संगीतानुराग, ये भी आपका अनूप सिंह का ही है। एक तो आपका संगीत विनोद, एक संगीतानुराग, ये दोनों ही आपके महाराजा अनूप सिंह है जो कि बीकानेर के शासक थे। इसके अलावा देखो राग रत्नाकर की बात कर लूँ तो राग रत्नाकर जो ग्रंथ है ये किसका है? राधा कृष्ण का है। किसका है भाई? राधा कृष्ण का। इसके अलावा स्वर सागर की बात कर लूँ तो चांद खा का। ये सवाल आरपीएससी द्वारा पूछा गया, अभी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। स्वर सागर किसके द्वारा लिखा गया? चांद खा के द्वारा। किसके द्वारा? चांद खा के द्वारा। इसके अलावा राग चंद्रिका, ये द्वारकादास का है भाई, द्वारकादास भट्ट। ठीक है। राग चंद्रिका जो लिखा गया द्वारकादास भट्ट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? द्वारकादास भट्ट के द्वारा आपका लिखा गया है। ठीक है। तो ये जितने संगीत ग्रंथ है यहाँ से बार बार आपके सवाल बनते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? ये आपको बताना है। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर होने वाला कौन सा होने वाला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और अजमेर। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही आंसर माना भाई। डूंगरपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है।
भाई किस जिले में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम क्षेत्र है, तो वो डूंगरपुर के अंदर बिल्कुल कम क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं आंसर की के अनुसार बता रहा हूँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अजमेर में सबसे कम है। अजमेर में डूंगरपुर से तो ज़्यादा है, क्योंकि अजमेर तो अरावली श्रेणी से गुजरता है, डूंगरपुर में तो बहुत थोड़ी सी अरावली है, इसलिए डूंगरपुर ही इसका राइट आंसर है। बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ अरावली के बारे में, जो कि ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिली होगी। देखो अरावली के शाब्दिक अर्थ की मैं बात कर लूँ तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना अरावली का, वो पर्वतों की श्रृंखला होता है। क्या होता है भाई? पर्वतों की श्रृंखला। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, पर्वतों की श्रृंखला। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे बताता हूँ, अरावली प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई थी ना, वो 4.88 अरब पूर्व आद्य महाकल्प, कौन से महाकल्प में? आद्य महाकल्प में, आपका आद्य महाकल्प, आद्य महाकल्प के एजोइक एरा के प्री पैलियोजोइक एरा के पूर्व प्राथमिक महाकल्प में इसकी आपकी उत्पत्ति हुई है। जिस कौन से काल के अंदर? तो मैं इसका काल बता देता हूँ, प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल? प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल हो जाएगा आपका? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर गोंडवाना लैंड से वलन क्रिया से पर्वतों की एक श्रृंखला के रूप में आपके अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखो इसे वलित पर्वतमाला कहा जाता है। वलित पर्वतमाला क्यों कहा जाता है, इसको मैं आपको आज बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। शायद किसी ने क्लियर नहीं करा होगा, बस बोर्ड पे आपके ऑब्जेक्टिव ले आते हैं, उनको फिर हल करवाते हैं, उसके बारे में बता दिया भाई अरावली की सबसे ऊँची चोटी गुरु शिखर है। तो ऐसे नहीं होता, अगर आपको बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। देखो वलन प्लेट जो कि विवर्तनी के अनुसार वलन अंतर्जात बल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अंतर्जात बल का उदाहरण है। और भूगर्भ में संपीड़न बल के कारण आंतरिक प्लेट, एक तो अभिसारी गति होती है, एक अपसारी गति होती है। ठीक है, एक तो अपसारी गति होती है, एक अभिसारी गति के कारण भारी प्लेट पर प्रत्यावर्तन से हल्की प्लेट जो होती है ना वो मुड़ जाती है। हल्की प्लेट क्या होती है? वो मुड़ जाती है। और मुड़ाव की इस घटना को ही वलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुड़ाव की इस घटना को वलन कहा जाता है। और वलन से निर्मित पर्वतमाला को वलित पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, जो कि अरावली एक वलित पर्वतमाला है। इसके अलावा देखो मैं और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, जो कि उत्तरी अमेरिका का कौन सा पर्वत? अपलेशियन पर्वत। कौन सा पर्वत? अपलेशियन पर्वत के समकक्ष मानी जाती है। इसके अलावा देखो अरब सागर को अरावली का गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, और अरावली का जो पिता कहलाता है वो भी अरब सागर ही कहलाता है, क्योंकि अरावली अरब सागर से निकली है। अपन सोचते हैं गुजरात तक, लेकिन नीचे ये अंडरग्राउंड है। अरब सागर से होती है गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से फिर आपकी होती है हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली तक है। ठीक है, और उच्चावच की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी का जो भाग है वो अरावली है आपका। ठीक है, और इसके अलावा देखो अरावली पर्वतमाला पूर्व देहली क्रम की चट्टानों का विस्तार था, जिसे राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहले ये जो था ये देहली क्रम की जो चट्टान है ना उसका विस्तार था आपका, जिसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भाग। एक तो आपका हो गया अलवर समूह, अलवर समूह। दूसरा हो गया आपका अजबगढ़ समूह। कौन सा समूह? अजबगढ़ समूह, वो जो कि सिरोही में पड़ता था। एक आपका रायलो समूह। कौन सा समूह? रायलो समूह, ये आपके बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है, अलवर समूह आपका अलवर में, अजबगढ़ समूह सिरोही में, रायलो समूह आपका बाड़मेर में पड़ता है। जबकि मैं और अरावली का अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में बनने वाले हैं उनकी चर्चा अगर मैं करना चाहूँ तो अरावली पर्वतमाला का उत्तरी भाग भेड़ पीठ नुमा है। भाई कैसा है? भेड़ पीठ नुमा, भेड़ की जो पीठ होती है ना उसके जैसा दिखता है। ठीक है, और जबकि मैं बात कर लूँ दक्षिणी भाग कैसा है, तो दक्षिणी भाग का जो आकार है वो पंखाकार है। कैसा है भाई? पंखाकार। अरावली का उत्तरी भाग तो आपका भेड़ पीठ नुमा है, जबकि दक्षिणी भाग की मैं बात कर लूँ तो पंखाकार है। कैसा है? पंखाकार इसका है। इसके अलावा देखो मैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट भी है। देखो अरावली पर्वतमाला का केंद्रीय भाग का जो विस्तार मिलता है ना आपको, वो मिलता है करौली, सवाई माधोपुर और टोंक के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है कहाँ मिलता है। एक तो आपका टोंक, देखो कोई नहीं बताएगा ये सवाल आपको, अगर कैसा कभी सवाल बन जाए कि अरावली पर्वतमाला का केंद्रीय भाग का विस्तार कहाँ है, तो बिल्कुल आपको याद रखना टोंक, सवाई माधोपुर, और एक आपका कौन सा हो जाएगा? तो एक आपका करौली हो जाएगा। ठीक है, ये केंद्रीय भाग का विस्तार है। और अब ये अगर ऑप्शन में दे दे तो अपन कहेंगे यहाँ तो अरावली है ही नहीं, सीधा ही गलत करके आएंगे।
इसके अलावा देखो, अरावली पर्वतमाला का विस्तार भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में। 3 राज्य कौन सा आपका? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आपका? दिल्ली। तो ये फैक्ट आपको याद रखना। इसके अलावा राजस्थान में अरावली का लगभग 80% भाग स्थित है। भाई कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? अरावली का 80% भाग स्थित है। और भारत में अरावली का विस्तार पालनपुर गुजरात से रायलसीमा दिल्ली तक 692 किलोमीटर विस्तार है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लूँ तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो आपको याद रखना 9.3% है। ठीक है। और जनसंख्या कितनी रहती है? तो 10% जनसंख्या आपके अरावली के अंदर रहती है। और उत्पत्ति के समय जो अरावली की औसत ऊंचाई थी ना, वो कितनी थी आपको पता है? 2800 मीटर थी। कितनी? 2800 मीटर थी, जो घटकर अब वर्तमान में औसत ऊंचाई कितनी होगी अरावली की? आप सभी को पता है 930 मीटर होगी। यानी अपर्दन होते होते, अपर्दन कैसे होता है पहाड़ियों का? बरसात से, हवा से घिस घिस के छोटी हो गई है। पहले 2800 मीटर ऊंची थी, लेकिन वर्तमान में 930 मीटर रह गई है। औसत ऊंचाई बता रहा हूँ मैं, आपके दिमाग में आता होगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1722 है, लेकिन मैं औसत ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, अच्छे से सुनना। अब इसके अलावा देखो मैं बात कर लूँ तो राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, दिशा पूछ ली, तो दिशा आपको याद रखनी दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई राजसमंद से बांसवाड़ा के मध्य। राजस्थान में जो अरावली की सबसे ज़्यादा चौड़ाई है वो राजसमंद से बांसवाड़ा के मध्य। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, राजस्थान में अरावली की सबसे ज़्यादा ऊंचाई आपको राजसमंद से सिरोही के मध्य मिलती है। और राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार आपके उदयपुर में मिलता है। कहाँ मिलता है? उदयपुर में मिलता है। देखो इसके अलावा मैं और फैक्टों की बात कर लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट भी हैं, बिल्कुल आपको याद रखने चाहिए। और अरावली का जो न्यूनतम विस्तार है वो अजमेर के अंदर है। ठीक है, अजमेर में। और अब तो बहुत कम हो गया, पहले ब्यावर भी अजमेर में शामिल था, अब ब्यावर अलग हो गया, तो अब तो बहुत कम विस्तार अजमेर में मिलेगा। अब अजमेर में केवल अरावली की 2 चोटियां बच गई है, एक तो आपका नाग पहाड़, दूसरा आपका तारागढ़। तो अजमेर की सबसे ऊंची चोटी तो आपकी तारागढ़ 870 हो जाएगी और नाग पहाड़ की ऊंचाई 795 मीटर हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में अरावली की न्यूनतम ऊंचाई वो जयपुर में मिलती है आपको न्यूनतम ऊंचाई, और अधिकतम ऊंचाई जो मिलती है आपको सिरोही में मिलती है। अरावली की आकृति की तुलना तंदूरा वाद्य यंत्र और कर्ण से की गई है, यानी कान से की गई है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। देखो मध्य अरावली की कुछ चोटियाँ जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। मध्य अरावली की 4 चोटियाँ हैं। मध्य अरावली की देखो, एक तो आपका गोरम घाट जो कि अब ब्यावर में चली गई, गोरम। एक मायराजी दूर, मायराजी चोटी। ठीक है, दूसरी आपकी होगी तारागढ़ नागपाड़। तो तारागढ़ नागपाड़ बता चुका हूँ। गोरम घाट की जो ऊंचाई आपकी 934 मीटर, यह ब्यावर में शामिल होगी। और महाराजी चोटी जो 933 मीटर, ये भी आपके ब्यावर जिले के अंदर शामिल होगी। उत्तरी अरावली की छोटी छोटी चोटियाँ ना कई बार आपको क्रम से पूछ ली जाती है कि ऊंचाई का क्रम अवरोही सेट कीजिए या आरोही सेट कीजिए। तो देखो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो आप सभी जानते हो 1055 रघुनाथगढ़ है। देखो उसके बाद जो आती है वो आती खो। खो की जो ऊंचाई, खो जयपुर में पड़ती है, उसकी ऊंचाई आपकी 920। उसके बाद आती है आपकी बहरांच अलवर, एग्जाम में पूछा हुआ, इसकी जो ऊंचाई है 792 और बहरांच चोटी अलवर में पड़ती है आपकी। इसके अलावा एक है आपकी बरवाड़ा जो जयपुर के अंदर पड़ती है, इसकी ऊंचाई है 786। ठीक है, बरवाड़ा की ऊंचाई 786। बम्बई की बात कर लूँ तो 780 मीटर ऊंची है, झुंझुनू में पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ बिलाली, बिलाली जो है आपकी 775 मीटर ऊंची है। ठीक है, अलवर में पड़ती है। और बैराट, बैराट जो कि अब कोटपुतली बैरोड में शामिल है, इसकी ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 704 मीटर है। कितनी है? 704 मीटर। इसके अलावा भानगढ़ अलवर की बात कर लूँ तो 649 मीटर ऊंची है। जयगढ़ जयपुर की बात कर लूँ तो 648 मीटर ऊंची है। नाहरगढ़ की बात कर लूँ तो 599 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है? 599 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो और मैं अगर दक्षिण अरावली की बात कर लूँ तो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है 1722। उसके बाद 1527 आपकी 1597 में आपकी शेर हो जाएगी। फिर बात कर लो 1442 आपकी दिलवाड़ा हो जाएगी। फिर 1431 आपकी जरगा हो जाएगी। तो ये दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटियाँ है। तो अरावली के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बताया, अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना। और आज के अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है कि
निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बड़ा अच्छा सवाल है और इसके बारे में अपन देख लेते हैं कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो देखो, माही नदी की सहायक नदी सोम में सुमेलित है, बनास की आपकी कोठारी ये सुमेलित है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और साबरमती की मोरैन ये सुमेलित नहीं है, साबरमती की मोरैन नहीं है, मोरैन तो आपकी माही की सहायक नदी है, ठीक है, मोरैन। और लूनी की बांडी ये भी सुमेलित, इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, माही नदी के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा। माही नदी का जो उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य प्रदेश के जो धार जिला है उसके सरदारपुरा गांव से अमरोरू की पहाड़ियों की महद झील से निकलती है। कौन सी झील से? महद झील से, ठीक है। और इस नदी की कुल लंबाई तो 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में केवल 171 किलोमीटर ही है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके उपनाम की बात कर लो तो दक्षिण की गंगा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा या स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है, और आदिवासियों की जीवन रेखा भी इसे ही कहा जाता है। इसके अलावा देखो, ये नदी राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम दक्षिण से होता है और उत्तर में रहने के बाद वापस ये दक्षिण में चली जाती है, और ये अंग्रेजी का उल्टा यू आकार में बहती है, ठीक है। ऐसे तो ये मध्य प्रदेश में घुसती है, फिर राजस्थान में बहकर वापस ये गुजरात में चली जाती है, यानी अंग्रेजी का उल्टा यू आकार बनाती है। माही नेता जो है कर्क रेखा को काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को काटने वाली नदी जो कि माही नदी है। और मैं बात कर लूँ, देखो इसके अलावा कौन सी नदी मकर रेखा को काटने वाली नदी? लिम्पोपा नदी। मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपा नदी। और भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? तो जायरे, जिन्हें कोंगो नदी भी कहा जाता है, जायरे के नाम से भी जाना जाता है, वो आपकी भूमध्य रेखा को काटती है 4 बार, और मकर रेखा को जो लिम्पोपा नदी काटती है वो 3 बार काटती है। इसके अलावा देखो, मैं आपको और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। तो ये नदी जो है ना बांसवाड़ा के खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है, और डूंगरपुर के नया टापरा गांव में एक त्रिवेणी संगम बनाती है, सोम माही जाखम। डूंगरपुर जिले में बहने के बाद ये गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में प्रवेश करती है। और इसके अलावा सुजलाम सुफलाम का जो संबंध है वो माही नदी से है, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। इसकी सहायक नदी की बात कर लूँ तो इरावती, अनास, मोरैन, सोम, चाकम, चाप, हरण, ये सारी नदियाँ जो है आपके साबरमती की सहायक नदियाँ है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, माही नदी तो आपकी मध्य प्रदेश, बनास नदी जो निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, साबरमती नदी आपके उदयपुर जिले से निकलती है, लूनी नदी की मैं बात कर लूँ तो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, सोम नदी बीछा मेड़ा से निकलती है, राजसमंद नदी देवगढ़ की पहाड़ियों से आपकी निकलती है, मोरैन नदी की बात कर लूँ तो आपके गलियाकोट के निकट डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गलियाकोट के निकट डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। और बांडी नदी की बात कर लूँ तो हेमावास पाली से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हेमावास पाली से निकलती है। इसके अलावा देखो, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, चंबल नदी के बारे में बता रहा हूँ। चंबल नदी जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामित राज्य की एकमात्र नदी है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर सवाल कभी पूछ लिया जाए आपसे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामित राज्य की कौन सी नदी है, तो चंबल नदी है। इसके अलावा देखो, चंबल नदी के इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्राचीन काल में कपिल मुनि का तपस्या स्थल भी चंबल नदी थी आपकी। इसके अलावा चंबल नदी भाव क्षमता की दृष्टि से राज्य की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसके अलावा चंबल नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर 3 बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, ठीक है। और तीनों बांधों से ही आपका जल विद्युत उत्पादन होता है। एक बांध आपका कोटा बैराज बांध जो कि थोड़ी सी दूरी पर बना हुआ है, और ये नदी का एकमात्र ऐसा बांध है जहाँ जल विद्युत उत्पादन नहीं होता, कोटा बैराज बांध के ऊपर। 4 बांध इस नदी पे बना हुआ है, 3 तो 100 किलोमीटर की दूरी पे बड़े बांध बने हुए, कोटा बैराज बांध जो है थोड़ा दूरी पे बना हुआ, जिसपे आपका जल विद्युत उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखो, मैं बता देता हूँ आपको कुछ मिलते जुलते फैक्ट। बांडी नदी एक तो आपकी होगी पाली वाली, एक बांडी नदी अजमेर के फाई सागर से निकलती है, एक बांडी नदी चाकसू जयपुर से निकलती है। 3 बांडी नदी क्लियर करवा दी। एक आपकी साबी नदी जो कि सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, एक आपकी सागी नदी जो कि जालोर के आपके जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से आपकी सागी नदी निकलती है, बिल्कुल आपको याद रखना। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिम बनास नदी सिरोही के नया सानवरा गांव से निकलती है, ठीक है। ये भी फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट भी है और बिल्कुल आपको याद रखना है।
तो आज की क्लास को यही समाप्त करते, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसका जो बचा हुआ जो पार्ट है वो मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगा। क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बस क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी लोगों को धन्यवाद।